हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस के बारे में कि आप ईएमआरएस की तैयारी कैसे करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, कुछ गाइडेंस पे हम डिस्कशन करें कि क्या कैसे हम तैयारी करना चाहिए, कैसे आपको और किस तरीके के पेपर से आपको एक गाइडेंस मिल सकती है। तो आज मैं उन्हीं बातों को इस क्लास में डिस्कस करूंगी और ये क्लास टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआरएस में चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी, क्योंकि मैं दोनों सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, पैटर्न को डिस्कस कर रही हूँ और कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्या पैटर्न होगा, कैसे आपको मैनेज करना है चीज़ों को। और आप में से बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि सिलेबस कैसे कवर हो। तो मैंने ओवरऑल रिव्यू किया है सिलेबस का। तो सिलेबस लेंदी है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस लेंदी नहीं है, बट इसके लिए कुछ अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, कुछ टैक्टिक्स को फॉलो करेंगे, कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये आसान भी हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस एग्जाम के टायर 1 की। तो टायर 1 अगर आप देखें तो ये क्वालिफाइंग था और जो इसमें जो एडवर्टीजमेंट था उसमें यही था कि 40% जिसका मार्क्स है वो उसका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बाकी तो जैसी मेरिट बनेगी, जैसा बच्चों ने परफॉर्म किया है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। तो ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वालिफाइंग है या नहीं है। तो टायर 1 क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ओके, पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटा है, 3 आवर्स का पेपर होगा और ये डिस्क्रिप्टिव मोड में है, लेकिन इसका पैटर्न केवल सब्जेक्टिव ही नहीं होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। पेपर का जो मार्क्स है वो होगा 100 मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होगा 60 नंबर का, 60 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव होगा 40 नंबर का, 40 मार्क्स का। अब मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके होंगे सब्जेक्टिव मोड में और हर क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो 15 इंटू 4 हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। सेम है अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, तो टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और हर सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 55 क्वेश्चन और आपको 55 क्वेश्चंस पे 100 मार्क्स मिलेंगे। 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 एंड 40 इंटू 1 हो जाएगा 40। तो 60 + 40 इज इक्वल टू 100। अब बात करूं अगर पैटर्न की, तो पैटर्न अगर आप देखें तो आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं उससे ये पैटर्न अलग है, क्योंकि आप सभी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करी है। या अगर मैं बात करूं कि अभी हाल ही में जैसे एग्जाम हुए हैं, कुछ सब्जेक्टिव एग्जाम हुए हैं, तो उसमें पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अभी एक एग्जाम कंडक्ट होने वाला है यूपीएलटी ग्रेड का, तो उसका भी आपको एक आइडिया नहीं है कि कैसे वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ है सब्जेक्टिव वो हुआ है जीआईसी का, तो जीआईसी के अनुसार ही आपको यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है या जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे टर्म्स एंड मूवमेंट्स आपको सेम मिलेगा। ठीक है, कुछ राइटर्स आपको सेम मिल सकते हैं और सेम एज ग्रामर एंड वोकैब आपको सेम मिलेगा, तो वहां पे आपको वो पैटर्न फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईएमआरएस की, तो जैसा मैंने देखा इसमें इसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन ए रीडिंग की है, सेक्शन बी राइटिंग की है, सेक्शन 3 ग्रामर एंड सेक्शन 4 लिटरेचर, जैसा कि आप क्लास 10th एंड 12th में देखते हैं। ठीक है, क्लास 10th एंड 12th में आप देखते हैं यूपी के भी पैटर्न आपको सेम मिलता है, और अगर मैं बात करूं सीबीएसई में, तो सीबीएसई में भी सेम पैटर्न मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको उन्हीं पेपर्स को उठाना है, यूपी बोर्ड का या सीबीएसई का, और आप उसकी हेल्प से आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी एंड ग्रामर का आइडिया लग सकता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैं आपको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जितना भी हो सकता है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिलेबस के टीजीटी और पीजीटी की, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ कुछ जगह आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पीजीटी की या कुछ दोनों की, तो आपको उन चीजों को ध्यान में रखना है कि जो कॉमन सिलेबस है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, और जो डिफरेंट सिलेबस है या कोई भी टॉपिक जो कि डिफरेंट है उसको आप अलग जगह लिखिए। सेम है आपको जीआईसी वाले में भी फॉलो करना है।
जीआईसी के एग्जाम में या जीआईसी और पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी यही करना है कि जो सेम सिलेबस है, सेम टॉपिक है, उसको आप एक जगह लिखें और जो डिफरेंट है उसे अलग जगह लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो सेक्शन ए की बात करूँ तो सेक्शन ए में आपको अनसीन मिलेगा, जैसे कि आपको 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए इसका पर्पस क्या है, एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। आपकी ये एनालिटिकल कैपेसिटी को एसेस करने के लिए ये अनसीन पैसेज दिए जाते हैं। और अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हर एग्जाम में ही अनसीन पैसेज इस समय दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3 या 4 अनसीन पैसेज आपको दिए जाएंगे, जिसकी लेंथ वैरी करेगी, 150 से 250 वर्ड्स के बीच की होगी। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे, जिसमें आपकी वोकैबुलरी के जो सवाल हैं वो आपको मिलेंगे। आपको आपकी वोकैब को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको मिल सकता है कोई वर्ड का आपको सिनोनिम पूछा जा सकता है, किसी वर्ड का आपको एंटोनिम पूछा जा सकता है। पैसेज में से ही एक वर्ड उठा के आपसे पूछा जा सकता है इसका सिनोनिम क्या होगा या इसको एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन भी आपको इसमें टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आप फैक्चुअल जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं आप उसे भी एसेस करेंगे, आप उसे भी समझेंगे, और आपकी जो कॉम्प्रहेंशन की जो एबिलिटी है उसको भी एसेस किया जाएगा। मतलब कि ये जो एग्जाम का जो पहला जो क्वेश्चन आपका होगा अनसीन पैसेज से, उसमें सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो सब्जेक्टिव अगर आप देख पाए तो 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स में ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट दे दिए जाएं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ए और बी, ऐसे करके आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या तो आपको ओवरऑल 4 मार्क्स का भी दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पैटर्न के ऊपर कि कैसा पैटर्न आएगा। उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे वोकैब से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, या कोई भी आपको वोकैब बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू, तो आपको उसमें 1 मार्क के आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई अनसीन की। आई होप कि आपको समझ में आया है। अनसीन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ ग्रामर की बुक्स हैं जिसमें अनसीन आपको मिल सकती है। उसके अलावा जो भी सीबीएसई पैटर्न की जो किताबें हैं वहां पे भी आपको अनसीन पैसेज कई सारे मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अनसीन पैसेज, और एग्जाम कोई किसी भी एग्जाम का नाम आप लिख सकते हैं। एमबी बुक में भी आपको बहुत सारी अनसीन मिलेगी, एसएससी के एग्जाम के लिए वो बुक है, लेकिन वो बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करती है सभी स्टूडेंट्स को, तो वहां से भी आपको अनसीन पैसेज मिल सकते हैं। तो इस तरह आप अनसीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनसीन के लिए तो आपके बहुत मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 या 4 अनसीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करती हूँ राइटिंग एबिलिटी की। तो ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपके लिए नए हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन अ स्टाइल सुटेबल टू द टास्क सेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो वो आपको 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आप एग्जाम में भी देखते हैं 10th और 12th में या तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या तो 6 मार्क्स का। ओके, जैसे आर्टिकल राइटिंग है वो 6 मार्क्स की क्वेश्चन बनती है, लेटर राइटिंग 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ भी क्योंकि क्लियरली दिया है कि 4 मार्क्स का होगा, तो इसलिए 4 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग आपको लिखना है। वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे 80 वर्ड्स या 100 वर्ड्स अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो आपको उसको फॉलो करना है। अदरवाइज आप कोशिश करिएगा कि 80 वर्ड्स में आप आंसर लिख दें। कम से कम लिखना है, कंसाइज फॉर्म में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो अगर राइटिंग एबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए फॉर्मेट और प्लस कंटेंट। ठीक है, फॉर्मेट प्लस कंटेंट, और आपको कंसाइज मैनर में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कहानियां लिखनी है, आपको कंसाइज मैनर में लिखना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है फॉर्मेट। ठीक है, तो देखिए जैसे शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा नोटिस का, मैसेज का, पोस्ट कार्ड का। तो इसके लिए नोटिस वगैरह आपको 12th के सिलेबस में भी आपको मिलेगी नोटिस, तो वहां से आप देख सकते हैं, या आप ग्रामर की किताब ले लीजिए, कोई भी बुक। रेनन मार्टिन में भी कई सारे आपको टॉपिक राइटिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग भी 12th का ही पार्ट है, 12th के सिलेबस में है। तो इवेंट, प्रोसेस या प्लेस के जो भी डिटेल्स दी जाएगी उसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट राइटिंग होती है वैसे ही। थर्ड है आर्टिकल, डिबेट या स्पीच। तो इसमें आपको कुछ विजुअल या वर्बल इनपुट दिए जाएंगे
और कुछ टॉपिक दिए जा सकते हैं जैसे कि एनवायरनमेंट, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, जेंडर बायस, ड्रग एब्यूज। ये देखिए एग्जाम्पल दिए हैं। एक्सेट्रा का मतलब है कि इसके अलावा भी टॉपिक दिए जा सकते हैं। तो आपको अपने व्यूज फ्लुएंटली लिखने हैं। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ग्रामर। आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रामर की मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में मिस्टेक है, उसके अलावा पंक्चुएशन में आपकी काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, आपको अपने फॉन्ट साइज पे काम करना है कि फॉन्ट साइज आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आप छोटा लिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक लेटर राइटिंग भी पूछी जाएगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के हैं। तो इसके लिए आपको रेन एंड मार्टिन में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। ठीक है, वर्बल या विजुअल इनपुट पे। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर के टाइप्स की। तो लेटर टाइप्स यहाँ पे देखिए, लेटर टू एडिटर, इसमें लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्सनल लेटर। तो यहाँ पे कई सारे टाइप्स दिए हैं। इसको अकॉर्डिंग आप जो भी टॉपिक है उसको आप सर्च करिए और उसको नोट करिए अपनी कॉपी में, जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ग्रामर की जो भी बुक है वहां से आपको ये सारे टॉपिक मिल सकते हैं। इसके नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। ग्रामर एंड यूजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि आपके एमसीक्यू जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 40 पूछे जाएंगे। तो ग्रामर वाले पोर्शन से एमसीक्यू ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। अगर आप पैटर्न देखें 10th और 12th का, तो वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में ही ग्रामर पूछी जाती है। तो ये किस लिए पूछा जाएगा? आपकी सिंटैक्स का नॉलेज चेक करने के लिए, लैंग्वेज ग्रामेटिकल आपको कितना नॉलेज है उसको चेक करने के लिए, एंड हाउ यू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट, ये भी चेक किया जाएगा। तो ग्रामर में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। टेंस में आपको क्या पूछा जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, मॉडल्स, तो मॉडल्स जैसे मॉडल्स में आपका कैन, कुड, मे, माइट, इसका आप यूज आप देखें। वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कनेक्टर्स क्या हो जाएगा आपका? कंजंक्शंस। ठीक है, क्लॉजेस, क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो देखिए पूरी ही ग्रामर आपकी पूछी जाएगी। पंक्चुएशन। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये आप किसी भी ग्रामर की बुक से कवर कर सकते हैं। एक्सीलेंट आप बुक पढ़िए अगर आपका बेसिक नहीं सही है। और आप रेन एंड मार्टिन भी पढ़ सकते हैं। तो रेन एंड मार्टिन मैं कवर करवा भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा सकूँ। तो आप सिर्फ हम जो क्लास ले रहे हैं केवल उसी पे आप डिपेंड मत रहिए, आप अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए और वहां से आप टॉपिक वाइज पढ़िए। तो जिससे जो भी क्वेश्चन बने आप उसको लिख सकें, आप आंसर कर सकें। सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, तो इसे हम कह सकते हैं जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो होता है रीअरेंज द सेंटेंस। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस होते हैं ये और आपको रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो रीअरेंज में क्या होगा, आपके कई सारे इस तरह से पार्ट आपको मिल जाएंगे, 4-5 ऑब्लिक करके आपको मिल जाएंगे और आपको उसको फिर एक सीक्वेंस में लगाना होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से इस सेक्शन की तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं फिर आपको कुछ अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो लिटरेचर लाइट हाउस बाय प्रतिज्ञा नाम से है। तो अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे नोट्स शेयर भी किए जा रहे हैं ग्रामर से रिलेटेड, या जो भी स्टूडेंट्स यूपी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआईसी की, तो उससे रिलेटेड भी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। तो आप क्योंकि एएमआरएस के कुछ ही बच्चे हैं तो आपको भी वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो देखिए लिटरेचर सेक्शन में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे तैयारी करें। तो अगर मैं बात करूँ यूपी एलटी ग्रेड की या जीआईसी की, तो देखिए उसमें जो सिलेबस है उसमें जो राइटर है वो प्रिस्क्राइब्ड है और उतने ही राइटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा एक आपके लिए दुविधा हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप देखें सेक्शन तो यहाँ पे एक्सेट्रा जोड़ दिया गया है। मतलब कि जितने राइटर प्रेस्क्राइब्ड है उसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपकी नॉलेज को चेक किया जा सके राइटर के वर्क से,
डिफरेंट जॉनरास से और डिफरेंट जो भी इंग्लिश लिटरेचर के लिटरेरी पीरियड्स है उससे उसका जो भी नॉलेज है आपको कितना नॉलेज है वो एसेस किया जा सके। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो शेक्सपियर का वर्क। शेक्सपियर की वर्क की बात करूँ तो जो ट्रेजेडी है इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी वो इम्पोर्टेंट है, इनकी कॉमेडी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते ही हैं। इसके अलावा जो टर्म्स है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या सोनेट, शेक्सपियर एज अ सोनेटियर, ठीक है, शेक्सपियर एज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अगर आपको मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं आपको मॉडल क्वेश्चन भेज दूंगी जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रोमांटिक पीरियड में शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज, बायरन। इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही राइटर है, जेन ऑस्टन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, ठीक है। इसके अलावा रोमांटिक एज में और जो भी राइटर है उनको उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो या तो मेजर राइटर पे ऊपर बनेंगे, जैसे कीट्स एज अ सेंसुअस पोएट, ओके, पीबी शैली एज अ rebellious spirit, Wordsworth as a poet of nature, Coleridge as a we can say as a supernatural poet। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। या लिटरेरी एज के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, रोमांटिसिज्म पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको सभी राइटर्स के पॉइंट्स ऐड करने होंगे। तो जो भी एक क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपने जब बीए और एमए में जब तैयारी करी है, बीए और एमए में जब आपने एग्जाम दिया है, सेम पैटर्न को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक पार्टिकुलर एज से कई सारे राइटर्स को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करनी है, और इंडिविजुअल राइटर के ऊपर भी आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब बात करते हैं 19 एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर की। तो अमेरिकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये दोनों राइटर प्रेस्क्राइब्ड हैं पीजीटी के सिलेबस में भी, जीआईसी में भी है, तो आप में से सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। विटमैन, नेथेनियल हॉथरोन, एमिली डिकिंसन, ये आपके अमेरिकन राइटर्स हो गए। आपके जो इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर हैं वो है टेड ह्यूज, जीबी शॉ, ठीक है। इसके अलावा और भी राइटर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडियन राइटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निस्सिम इज़किल, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। इसमें से ज्यादातर राइटर अभी इस समय जीआईसी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, यूपी जीआईसी के सिलेबस में। तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट राइटर से ही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे निस्सिम इज़किल, पोएट्री, इनकी पोएट्री बहुत फेमस है। और मुल्कराज आनंद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी एज सोशल रिफॉर्मर या सोशल रियलिज्म के तौर पे उनके नॉवेल्स को पूछा जाता है। आर.के. नारायण से रीजनल नॉवेलिस्ट के तौर पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अनीता देसाई की हम बात करें तो अनीता देसाई के नॉवेल साइकोलॉजिकल फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में ये राइटर्स को लिखते हैं, नॉवेल को या अपने पोइट्री को लिखते हैं, और उनका वर्क क्यों फेमस है। इंडियन राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडियन राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश की बात करूं तो देखिए ये जो है डिफरेंट एरियाज से है, ठीक है। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं की गई है। ये आपका हो गया वर्ल्ड लिटरेचर, ठीक है। ये जो आपका लास्ट सेक्शन है ये वर्ल्ड लिटरेचर है। हालांकि टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी में ये कंट्री नहीं लिखी गई है, लेकिन मैंने पीजीटी वाले पॉइंट से ही यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, सेम ही यहाँ पे मॉडर्न राइटिंग वाला दोनों में सेम ही सेक्शन है। तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे अफ्रीका से क्या हो जाएगा, चिनुआ अचेबे, बहुत फेमस राइटर है, जो चिनुआ अचेबे से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करूँ तो पैट्रिक वाइट, ठीक है। साउथ एशिया के कुछ फेमस राइटर हैं, लैटिन अमेरिका के, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको लिस्ट भेज देंगे जिससे आपके लिए ये सब समझना आसान हो जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लिटरेचर के बारे में हम एक अलग सेशन लेंगे और उसमें आपको मॉडल क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है और आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। अब बात करती हूँ पीजीटी की। तो देखिए टीजीटी का जैसे टीजीटी का जैसे फॉर्मेट था वैसे ही यहाँ पे पीजीटी का भी होगा। जैसे हमने बात करी थी 15 into 4, 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव एंड 40 into 1
40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा और टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे भी फॉलो होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। अनसीन पैसेज में देखिए फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी तीनों ही आपको तीनों तरीके के मिल सकते हैं। और ये एसेस करेगा कॉम्प्रहेंशन, आपको एसेस करना है कॉम्प्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन करना है आपको इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मतलब होता है कंक्लूजन एंड वोकैबुलरी, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के अनसीन पैसेज को एसेस करना है। आपसे यहाँ पे एक से ज़्यादा अनसीन पैसेज पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने जो भी बुक पढ़ी है, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है, एमबी बुक या और जो भी बुक है, उसको आप रेफर करिए। जो मैंने अभी आपको टीजीटी में सलाह दी, सेम एज आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। अनसीन केस पैसेज, अब देखिए यहाँ पे पहला तो जो है वो फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी होगा। पीजीटी और टीजीटी में थोड़ा सा अंतर है, ये आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के पैसेज पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको नॉर्मल एक फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी पैसेज दिया जा सकता है और आप कॉम्प्रहेंड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और वोकैबुलरी को आप एसेस करेंगे आपको कितना आ रहा है। दूसरा एक केस बेस्ड पैसेज मिल सकता है जिसमें वर्बल या विजुअल इनपुट मिल सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा मिल सकता है, चार्ट मिल सकता है। इसके बेसिस पे आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग करनी होगी। तो नोट मेकिंग एक टॉपिक है 12th क्लास में, ठीक है। इसके बेसिस पे मैं आपको नोट मेकिंग का नोट्स प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको आइडिया मिले कि नोट मेकिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्लास में जुड़ सकते हैं। और नोट मेकिंग में करना क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ मिलता है, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं, हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं, पॉइंटर्स लिखते हैं, समरी लिखते हैं, आपको उसी चीज़ों को लिखनी है। नोट मेकिंग में आप हेडिंग और सब हेडिंग का यूज़ करेंगे और समराइजेशन में आप क्या करेंगे, जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा उसे एक छोटे से पैराग्राफ में आपको समअप करके लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, यूजुअली 8 to 10 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन बनता है। हो सकता है आपसे 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए या 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि क्या मार्क्स की डिवीजन रहेगा, ठीक है। अभी तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या फाइनल क्या मार्क्स डिवीजन यहाँ पे होगा नोट मेकिंग का, ठीक है। देखा जाए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 मार्क्स है हर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हो सकता है कि 4 मार्क्स का नोट मेकिंग हो, 4 मार्क्स का समराइजेशन हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करूँ क्रिएटिव राइटिंग स्किल की, तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था, नोटिस राइटिंग आपको मिली थी, नोटिस लेटर ये मिला था आपको, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं और क्या मैच हो रहा है जिससे आप एक बार समझ सके। तो देखिए नोटिस है, लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं, आर्टिकल राइटिंग भी मिल रही है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ चेंजेस हैं। अगर आप देखें नोटिस में जो मैंने आपको बताया कैसे आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा नोटिस राइटिंग का पैटर्न। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड पे या यूपी बोर्ड में, तो आपको मिल सकता है। यहाँ पे इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई भी ऐड हो गया है, ठीक है। लेटर की बात करूँ तो लेटर जैसे आपने देखा इनफॉर्मल और फॉर्मल, वर्बल या विजुअल आपको जो भी इनपुट दिया जाएगा। वर्बल मतलब को आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि आपको इस सिचुएशन पे लेटर लिखना है। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग की बात करूँ तो आर्टिकल राइटिंग का देखिए पैटर्न अलग है, रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न अलग है। तो आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, हर एक राइटिंग पे आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जिससे आपको फॉर्मेट का अंदाजा हो जाए कि फॉर्मेट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव होगा, एनालिटिकल होगा नेचर में, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स। एनालिटिकल इन नेचर मतलब आपको टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे 10th और 12th में आप देखते हैं कि बच्चे कुछ भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, राइटिंग स्पीच। तो ये एडवर्टीजमेंट वाला टॉपिक आपके लिए नया है। 12th में सीबीएसई की जो भी किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगी वहां से आपको ये चीजें मिल सकती हैं, ओके। पोस्टर मेकिंग भी 12th में ही एक 12th का सिलेबस का एक पार्ट है सीबीएसई का। स्पीच ये भी उसी का पार्ट है। तो आप उन उन उसकी मदद से आपको मिल सकता है। इसके अलावा कई सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पे आपको 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वर्बल विजुअल क्लूज मिलेंगे आपको, सम कंटेम्प्रेरी एज अप्रोप्रिएट टॉपिक, जैसे मतलब कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि आप जो तैयार करके जाए वही मिलेगा।
तो जो भी करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं वो आपको देखना है। तो इसमें भी मैं आपसे ये कहूँगी कि 12th क्लास का जो इस समय प्रीवियस ईयर है उसको आप एक बार देख सकते हैं। डिबेट, तो डिबेट डिबेट में क्या होता है, स्पीच में क्या होता है, स्पीच में कोई भी व्यक्ति जो है वो स्पीच देता है। डिबेट में क्या होता है, डिबेट में दोनों साइड की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेट में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोनों साइड की बात कैसे हो रही है, और आप किसी भी टॉपिक पे आप उसके प्रॉस बताएंगे और आप उसके कॉन्स बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इशूज पे बात होगी और विजुअल वर्बल इनपुट से मिलेगा। देखिए ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो वर्बल ही इनपुट मिला है, जो भी एग्जाम में अगर आप देखें विजुअल इनपुट कहीं कहीं देखने को आपको मिलता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आपको आंसर करने हैं। यहाँ से देखिए जो भी आंसर, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है 4 मार्क्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। और जैसे नोटिस की बात करूं तो नोटिस आपका एक प्रॉपर एक बॉक्स में होना चाहिए, है ना। पोस्टर आपका एक प्रॉपर बॉक्स में होना चाहिए। पोस्टर में जैसे इमेज बनती है, थोड़ा सा आपको डिजाइन बनानी होती है, तो इसके लिए मैं आपको जो भी मेरे पास मटेरियल होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में आपको जैसे आपने टीजीटी में फॉलो किया है सेम एज आपको यहाँ पे भी वही चीज देखनी है। यहाँ पे देखिए जैसे गैप फिलिंग यहाँ पे स्पेशली लिख दिया गया, गैप फिलिंग टेंसेज और क्लॉज के बेसिस पे गैप फिलिंग है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस और क्लॉज दोनों ही मैं डिस्कस करूंगी, और रेन एंड मार्टिन मेरा जो आपके साथ डिस्कशन का जो मेजर सोर्स है रेन एंड मार्टिन, और एक्सीलेंट होगा। तो क्लॉज में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। तो या आप अगर किसी और भी क्लास को देखना चाहते हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस और रीऑर्डरिंग होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैं आपको कहूंगी एक्सीलेंट बुक आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की गई हैं चीजें। रीऑर्डरिंग में आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग में आपको सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का ध्यान रखना है, और यहाँ पे आपको ये समझना है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आपको कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल तो नहीं लेकिन सिंपल कॉम्प्लेक्स इन सेंटेंस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस का यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक लेंथी सेंटेंस आपको मिल सकता है जिसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो आप इस आंसर को नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ग्रामर के लिए मैं आपको बोलूंगी, कई बार मैंने आपसे बोला है कि आपको ग्रामर डेली पढ़ना है, और जब भी जो भी आप किताबें पढ़े वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बुक उठा लें। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। लिटरेचर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे भी लिटरेचर सेम ही है। शेक्सपियर के वर्क, रोमांटिक एज, शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कोलरिज, जैसे मैंने आपको बताया बायरन, जेन ऑस्टन, विलियम ब्लेक, ये सभी रोमांटिक एज के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो आपको रोमांटिक एज के या जो भी आपका एक कैटेगरी दी गई है आपको सिलेबस में, अमेरिकन या इंग्लिश लिटरेचर में, आपको उस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है। और प्रीवियस ईयर में आपको देखना है कि बीए और एमए में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि वहां पे भी अगर आप देखें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग ने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है ना। उसमें जैसे क्वेश्चन बनता था तो एक एक क्वेश्चन बन जाता था, कोई भी ड्रामा से आपको एक लाइक एक एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी एक एक्सट्रैक्ट मिल जाता था और फिर आपको आंसर करना होता था। और उसके अलावा जब एमए की बात करूँ तो एमए में 5 क्वेश्चन हमें मिलते थे 15-15 मार्क्स के। तो अगर आप देखें तो पूरे सिलेबस में 5 क्वेश्चन वो बहुत ही सेलेक्टिव होते थे और मोस्ट रिपीटेड होते थे। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपको नहीं आइडिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है और किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विटमैन, हॉथरन, एमिली डिकिंसन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करूँ तो इन्होंने अपने अपनी पोएम में कोलिक्वल स्पीच का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करूं तो इनका जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड है। तो यहाँ से जो मैं पीजीटी की रिवीजन क्लास कराऊंगी उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा द ओल्ड मैन एंड द सी का मैं आंसर प्रोवाइड करूंगी, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। विटमैन की अगर मैं बात करूं तो विटमैन ने जो विटमैन को अमेरिका अमेरिका के नेशनल पोएट के तौर पे भी माना जाता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं। और उनकी जो 2 एलिजी है वो बहुत फेमस है, ठीक है। ओ कैप्टन माय कैप्टन एंड व्हेन रिलैक्स
व्हेन रिलैक्स एक है, अभी मुझे पूरा टाइटल नहीं याद आ रहा, ठीक है? तो ये दोनों एलिजी उन्होंने अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखी, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? नेथानिएल हॉथॉर्न, इनका द स्कारलेट लेटर, मैंने ऑलरेडी इस आंसर को अपलोड किया है, तो आप उस आंसर को देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन उसी तरह के बनते हैं। जैसे नेथानिएल हॉथॉर्न का वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोई अगर राइटर ऐसा है जो पूरी एज ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। एमिली डिकिंसन की पोएम में आपको थीम ऑफ इमोर्टैलिटी दिखती है, ठीक है? इमोर्टैलिटी दिखेगी और क्या दिखेगी? डेथ। तो ज्यादातर आपको जब आप एमिली डिकिंसन की पोएम पढ़ेंगे तो आपको नेगेटिव या पेसिमिस्टिक एटीट्यूड देखने को मिलेगा, लेकिन एक पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखने को मिलेगा। तो इनके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 4 to 5 पोएम्स आप पढ़ लीजिए। छोटी छोटी पोएम है, बहुत ज्यादा लाइन्स की नहीं है, 12 लाइन की पोएम है लगभग, देखा जाए तो छोटी छोटी पोएम्स है। एंड एक पोएम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, ये भी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ कि क्या क्या आप पोएम पढ़ सकते हैं। जीबी शॉ की बात करूँ तो जीबी शॉ तो आप सबने पढ़ा ही होगा किसी न किसी एग्जाम के लिए, एनजीआईसी में भी प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपको मेजर यहाँ पे इनके प्ले देखने हैं और जीबी शॉ को एज अ ड्रामेटिस्ट आपको आंसर राइटिंग करना है, तो जिसमें आपको जो मेजर जो ड्रामा है उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? ऑर्थर मिलर की बात करूँ तो ऑर्थर मिलर की नॉवेल ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन दोनों इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिकन ड्रीम को इनके नॉवेल में दिखाया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी आप ऑर्थर मिलर पे आंसर करेंगे तो इन दोनों नॉवेल को आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 4 to 5 इंपॉर्टेंट पोएम्स आपको याद रखनी है, जैसे बर्चेस एंड उसके अलावा है स्टॉपिंग बाय वुड्स, द रोड नॉट टेकन, ओके? तो ये कुछ पोएम्स हैं, उसके अलावा भी हैं, मोइंग पोएम है, इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। तो आप 3 या 4 पोएम को आप रेफर कर सकते हैं और वहां से आपको आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है? जैसे इनकी लाइन है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन है बर्चेस की, ओके? और उसके अलावा मेंडिंग वॉल्स पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? जिसके अलावा द रोड नॉट टेकन की लाइन्स है आई शैल बी टेलिंग एज इज क्या लाइन है, एक मिनट, I shall be telling with a sigh, I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो ये लाइंस को आपको ध्यान रखना है, इन लाइंस को आपको लिखना है, ओके? मॉडर्न इंडियन राइटिंग की बात करूँ तो अभी मैंने आपको बताया अनीता देसाई, विक्रम सेठ सेम ही राइटर हैं, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। तो इनमें आपको देखिए खुशवंत सिंह की मैं बात करूँ तो जैसे पार्टीशन नॉवलिस्ट के तौर पे इन्हें जाना जाता है, पार्टीशन नॉवल इन्होंने लिखा है, ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है? तो आपको इन सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क का नाम पता होना चाहिए, सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क की आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे मैं आर के नारायण की बात करूं तो आर के नारायण का मालगुडी डेज जो है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? इसके अलावा जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो इन्होंने नॉवेल लिखे हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, या जो भी लिस्ट है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। मुल्क राज आनंद की बात करूँ तो आप मुल्क राज आनंद की जब भी बात करेंगे तो आप अनटचेबल के बिना इनका इनका जो लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो इनकम्प्लीट है ना? कूली बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टू रोज टू लीव्स एंड अ बड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना है कि कौन से राइटर किस कैटेगरी में लिखते हैं। मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी बताया लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया। इसकी मैं राइटर की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप ये आइडिया लगा सकें कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिला कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे या आपको कैसे तैयारी करना है, आपको कौन सी बुक्स को रेफर करना है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसी दिशा में आपको तैयारी करनी है। यदि आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ईएमआरएस की फोकस होकर तैयारी करें। यदि आप 4 एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, तो मैं रियलिटी आपको बता रही है, फिर आपका कोई भी एग्जाम मतलब मुझे नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात यह है कि यदि आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप वर्किंग हैं, आपको घर की जिम्मेदारी है आपके ऊपर और आप स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हैं, 2 से 3 घंटा आपसे पढ़ाई में दे रहे हैं और आपके लिए सिलेबस अननोन है, पैटर्न अननोन है, तो देखिए प्रैक्टिकली बोलूँ तो फिर सक्सेस पाना मुश्किल होता है।
तो जब आप अगर 4 एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर टाइम डिवाइड करना होगा। यदि आप जान रहे हैं कि 2-3 महीने के अंदर सारे एग्ज़ाम है और टाइम डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है आपको। इसके अलावा अगर आप में से कुछ बच्चे ईएमआरएस के अगर जुड़ते हैं, मुझे क्योंकि अभी आइडिया नहीं है कि आप में से कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की, तो अगर आप में से 15 टू 20 बच्चे अगर होते हैं तो मैं आपकी वीक में एक गूगल मीट पे क्लास ले सकती हूँ। एंड दिस विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो। और अगर आपको मेरी क्लास से कुछ भी गाइडेंस मिलता है तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इसी बात के साथ मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। We will meet again in the next class. Take care.